हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द सीएमए अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एग्जाम में 10 मार्क्स तक का आता है। तो चलिए एक बार हम इसे जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है। हमको यहाँ पे दो चीज़ें जानना जरूरी है। क्या क्या दो चीज़ें हैं? पहले हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे 3 अकाउंट हमको बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैसे प्रिपेयर करने के लिए हमको इसके थ्योरी पोर्शन पढ़नी पड़ेगी, वो हम करेंगे थ्योरी पार्ट, क्योंकि थ्योरी पार्ट करेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मेथड यूज करना है। तो उसके लिए हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो दो चीजें हमको यहाँ पे जानना जरूरी है। दो चीजें जानना जरूरी है। क्या क्या दो चीजें यहाँ पे? कैसे करना है, कौन से मेथड है, कौन से मेथड है। इसके लिए हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी हम करेंगे और कैसे करना है वो ये 3 अकाउंट बताएंगे। तो यहाँ पे हमको 2 बातें ध्यान देनी है इस चैप्टर में कि कैसे करना है और कौन से मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कैसे करना। ये 3 मेथड है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन से मेथड है वो हमको थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, देन उसके बाद कैसे करने वाले पे हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, थ्योरी पोर्शन हम सबसे पहले कौन से टॉपिक उठाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे उठाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के टॉपिक को उठाएंगे, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फर्स्ट प्राइमरी को मेथड अकाउंट है। सबसे पहले हमको ये बनाना पड़ता है अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। फाइनल अकाउंट के चैप्टर सबसे पहले हमको ये वाला अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर यूज कहाँ होता है? ये होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। कहाँ पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। फाइनल अकाउंट तो हर जगह होता है। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अब आप बोलोगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही आपके वेजेस लगते हैं एक तरह से। ठीक है, वेजेस लगते हैं, इंडस्ट्री में लगते हैं वेजेस। आपका गुड्स जो परचेज होता है वहाँ पे होता है। आप बोलेंगे सर परचेज तो हर जगह होता है, ऑफिस में परचेज होता है। मैं आपकी बात मान सकता हूँ, परचेज वहाँ होता है, ऑफिस में परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में सेल तो नहीं कर सकते। ऑफिस में हम सर्विस सेल करते हैं। ठीक है, आप सेल सर्विस भी सेल करते हैं, हम ये भी मान गए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफिस में थोड़ी ना होता होगा। ओपनिंग स्टॉक होता है सर, कैसे नहीं मान सकते? होता है, मैं भी मानता हूँ होता है ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि आपने 31 मार्च को खरीदा और अगले दिन 1 अप्रैल को अपने वो स्टॉक बच गया, तो उसी को हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये आप मान गए। ऑक्ट्रॉय चार्जेस भी होता है, ये सब कहाँ पे होते हैं? ये सब मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट इंडस्ट्री के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑफिस में भी बनता है, बिजनेस में भी बनता है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में बनता है। बैलेंस शीट तो हर जगह बनता है, बैलेंस शीट तो आम बात है, वो तो आप सब जानते होंगे। जो मेरे दोस्त फाउंडेशन के हैं उनको ये सब के बारे में कम पता होगा, अगर वो लोगों ने 12th में कॉमर्स नहीं लिया होगा। जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा उनको तो ये सब पता होगा, वो सब क्योंकि चुटचो का खेल है, वो तो आराम से खेल लेंगे इसे। जिनको नहीं पता, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन्होंने इसे पढ़ रखा है या जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है, आप उसको जरूर देखिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको नया कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका रिविजन तो हो जाएगा। अगर जिन्होंने ये पढ़ रखा है कोई मतलब नहीं है, आपने पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन तो हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे तो अच्छी बात है, उनका कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट आप इसे नोट कीजिए। इसको छोड़ के
इस चीज को छोड़ के बस ये 3 पॉइंट नोट कीजिए, फिर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ाता हूँ। सो गाइस, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के रखा है। अब इसका फॉर्मेट नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फिर से कराऊंगा। सॉल्यूशन से मतलब है मैं आपको फिर इसके बारे में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, कि इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस लॉस, इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। देन ये फॉर्मेट जो है, ये पूरा फॉर्मेट है जो कि पेपर में आ सकता है। पेपर में इस टाइप सारे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे कि आप इस फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर आप इसके 5-6 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं, तो आप समझ जाओगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए फटाफट आप नोट कर लीजिए। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने थ्योरी पोर्शन पे। थ्योरी पोर्शन हम करने वाले थे ट्रेडिंग अकाउंट का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के पहले थ्योरी पोर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी में हमें पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंट विच प्रिपेयर्ड बाय मर्चेंडाइज कंसर्न। कौन करता है? मर्चेंडाइज कंसर्न, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। कंसर्न मतलब क्या होता है? कंसर्न मतलब यहाँ पे है एक तरह का बिजनेस। कंसर्न मतलब बिजनेस एंटिटी, ये सब होता है। विच परचेज गुड्स एंड सेल द सेम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब उनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जो गुड्स परचेज करेंगे और सेल करेंगे। गुड्स परचेज करेंगे क्यों? इनकम जनरेट करने के लिए। किस लिए करेंगे? इनकम को जनरेट करने के लिए वो गुड्स परचेज करते हैं और उसको फिर बाद में वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में था। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं वो हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर पर्टिकुलर में ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग वीडियो को पीछे कीजिए, या फिर आप लोगों ने नोट्स बना रखा होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप इसका नोट्स जरूर बना के रखिए। पेपर के टाइम पे आप इसको रिवीजन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ओपनिंग स्टॉक का कि द ओपनिंग स्टॉक मीन फिनिश गुड्स ओनली यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक को और क्या समझ सकते हैं? मान लो कि 31 मार्च को हम लोगों ने अपना गुड्स परचेज किया। 31 मार्च, आप बोलोगे सर आप हमेशा 31 मार्च की क्यों लेते हो? 31 मार्च में लेते हैं, इस बार हम लेंगे 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हम लोगों ने गुड्स परचेज किया। अब ये हमारा लास्ट मंथ था, मंथ का आखिरी डेट है। मंथ की आखिरी डेट है ये, मतलब फरवरी में 28 डेज होते हैं बेसिकली 28 होता है, वरना 29 होता है, वो 4 साल बाद आता है लीप ईयर। ठीक है, आपको तो पता होगा। तो हम 28 डेज मान चलते हैं। तो यहाँ पे 28 डेज को हम लोगों ने गुड्स जो परचेज किया या जो गुड्स बच गया है क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम नेक्स्ट मंथ में मतलब फेब के बाद क्या आता है? मार्च। हाँ, मार्च आता है। इसमें जो 1 मार्च को हम दिखाएंगे जो यहाँ पे गुड्स बच गया था, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमारा जो स्टॉक बचा है इसको यहाँ बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। यहाँ जो स्टॉक बच गया यहाँ पे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक एक तरह से। लेकिन इसमें क्या आता है? सारे फिनिश गुड्स आते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब ये है कि जो गुड्स जब पहले आया क्या होगा? पहले आया होगा रॉ मटेरियल। ठीक है, पहले हम लोग मार्केट गए होंगे, मार्केट से पहले रॉ मटेरियल लेके आए होंगे, फिर उसको हम लोगों ने मशीन में डाला होगा, मशीन से फिर वो गुड्स बन के आया होगा। ठीक है, गुड्स बन के फिर उसके हम लोगों ने पैकिंग की होगी। पैकिंग करने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ये डिस्ट्रीब्यूट वाला पॉइंट है ना, ये फिनिश गुड्स है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस पैक करना है और डिलीवर करना है। मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ चुकी है, अब हमको सिर्फ पैक करके डिलीवर कर देना है अपने कस्टमर के पास, अपने होलसेलर के पास। ठीक है, अब हम आते हैं अपना परचेज में। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहीं पे हम लोग गड़बड़ी करते हैं, यहीं पे परचेज वाले पॉइंट में ही हम लोग ज्यादातर गड़बड़ी करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अगर गलत हुआ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट गलत हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हुआ तो हमारी पूरी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, और बैलेंस शीट खराब हो जाएगी तो कंपनी का लॉस। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपना बेसिक जो फर्स्ट स्टेज है वो हमको अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं परचेज। सेकेंड पॉइंट पे हम लिखते हैं परचेज के बारे में। परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो अमाउंट ऑफ परचेज है मेड ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। ठीक है, मेड ड्यूरिंग द ईयर। परचेज में इंक्लूड है कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज। परचेज में हम दोनों चीज लिखते हैं, कैश भी लिखते हैं और क्रेडिट भी लिखते हैं। दोनों परचेज हम यहाँ पे परचेज में शामिल करते हैं, दोनों कैश भी और क्रेडिट भी दोनों में हम यहाँ पे शामिल करते हैं परचेज में। ठीक है, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको परचेज वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया ये 10 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में। ठीक है, अब हम अगर समझ गए कैश और क्रेडिट वाला पॉइंट समझ गए, तो हमको ये समझना है कि डिडक्शन। अब जो अभी आपने लिखवाया, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है कि ये फॉर्मेट है, उसमें से हमको फ्री सैंपल माइनस करना है और हमको जो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है वो माइनस करना है, मतलब ड्राइंग जो हुआ वो माइनस करना है, और जो रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा, वो हमको यहाँ से माइनस करना है। तो क्या क्या डिडक्शन करना है? डिडक्शन करना है हमको कैन बी मेड फ्रॉम, कहाँ से? परचेज से हमको डिडक्शन करना है। क्या क्या है? एक तो रिटर्न होगा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, मतलब अगर कोई प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अब अगर यहाँ पे ड्राइंग माइनस किया परचेज में से, तो बैलेंस शीट में से भी लायबिलिटी साइड से हम माइनस करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो लायबिलिटी साइड में हम, मान लो ये बैलेंस शीट है, देखो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, तो अगर ये लायबिलिटी साइड हो गई, डेबिट साइड हो गया, एसेट साइड हो गई, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, इस साइड में से हम अपना यहाँ से हम ड्राइंग माइनस करते हैं। कैपिटल फंड, कैपिटल, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, कोई अगर एडिशनल कैपिटल है वो ऐड करते हैं, उसके बाद ड्राइंग यहाँ से हम माइनस करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो ड्राइंग हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये वाला पॉइंट ड्राइंग का यहाँ से हम माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट में से भी और ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेज के बारे में। और आता है गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग, जैसे कि हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, हम लोगों ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब हम अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएं उस प्रोडक्ट को, उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देना पड़ेगा यूज करने के लिए, तो वो फ्री सैंपल है। और फ्री सैंपल को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल नहीं मानते हैं, उसको हम परचेज में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इफ क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड का अकाउंट है, इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट में अगर वो ज्यादा है डेबिट साइड से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये समझ गए? अगर क्रेडिट साइड वाला, ये हमारा मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अगर ये वाला साइड ज्यादा हो गया तो यहाँ को हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर इधर का ज्यादा हो गया, डेबिट साइड ज्यादा हो गया, अगर ये कम आ गया तो उसको हम यहाँ बोलेंगे ग्रॉस लॉस है। ठीक है, ये आप समझ गए? तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, आगे के थ्योरी का पार्ट करेंगे। ठीक है,
सो गाइस, आज हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा है थ्योरी का। आज हम रिमेनिंग टॉपिक करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक है रिमेनिंग प्रोजेक्ट थ्योरी के। इसके बाद हम प्रैक्टिकल का पोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए पढ़ लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र जरूर करते हैं। उसमें क्या करते हैं जिक्र कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इट मीन ऑल एक्सपेंसेस, वो सभी एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। शॉर्टकट तरीका याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका है वो सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं आपको अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको रफ करने के बाद। क्या है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इट मीन all expenses which are incurred from the time of purchase। मतलब जब हम कुछ परचेज करते हैं, ये पॉइंट याद रखो, फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप याद रखो, हम कब इंकर करते हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज। ऑल एक्सपेंसेस जब हम टाइम पर परचेज करते हैं टू मेकिंग गुड्स इन सुटेबल कंडीशन। मतलब किस लिए? गुड्स को बना के उसके सुटेबल कंडीशन में लाने के लिए, उसके सुटेबल कंडीशन में लाने के लिए हम एक्सपेंसेस जो करते हैं उसको ही हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो हम रॉ मटेरियल खरीद के लिए आए। रॉ मटेरियल लाने में क्या क्या? पहले तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, दूसरा ट्रांसपोर्ट लाने की कॉस्ट जो हम लोग वहां से लेके आए हैं उसकी कॉस्ट, फिर वो आए सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए इंश्योरेंस का भी हम लोगों ने खर्चा उठाया। वो सारे कॉस्ट को हम यहाँ पे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें फिर इंक्लूड क्या है, उसमें क्या क्या और इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है जब हम गुड्स को उससे सुटेबल कंडीशन में लाएंगे उसके लिए हमें वेजेस भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च हुई है, जो लेबर हम लोगों ने लगाया उसका लेबर की जो वेजेस देंगे वो सब मिला के उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब। इसका मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, अभी यही बनाऊंगा आपके सामने ही, आप उसको लिख लीजिएगा और उस चार्ट को भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप उस चार्ट को देख लोगे तो आप वो समझ जाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेल, ये हमारे क्रेडिट साइड के पोर्शन है, ये हमारे क्रेडिट साइड के पोर्शन है, ये हमारे डेबिट साइड का पोर्शन था। अब यहाँ पे आते हैं सेल। सेल क्या बोलता है? सेल मतलब सेल रेवेन्यू क्या डिनोट करता है? जो सेल है वो क्या डिनोट करता है? इनकम जो हमने अर्न की है फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटीज से। मेन बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का है। गुड्स बनाता है और अपने होलसेल जो भी सेलर है उन सबको बेच देता है। हमारा काम गुड्स बेचना नहीं, हमारा काम क्या है? गुड्स बनाओ और बेचो, गुड्स बनाओ और बेचो। किसको? जो होलसेलर हैं, जो ज्यादा स्टॉक रखते हैं, जो 50-50 लाख का स्टॉक खरीदते हैं, उनको बेचो, और कोई काम नहीं है। मतलब हमारा काम क्या है? बस गुड्स बनाओ। तो जो तुम्हारा मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, मतलब एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे तुम कोई एक बिजनेस कर रहे हो, मतलब तुम कोई एक से गुड्स बना रहे हो। यहाँ पे एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि तुम बहुत सी चीजें बना रहे हो, बहुत तरह का तुम्हारे पास बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सेल रेवेन्यू डिनोट करता है इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस, मेन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, द इनकम अर्न्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड। इनकम कब अर्न करेगा? जब तुम गुड्स और सर्विस आर सोल्ड, कस्टमर को बेचोगे। एक पैसे कब आएंगे? जब तुम पैसे बेचोगे तभी तो मिलेंगे। नहीं समझे? मान लो गुड्स, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया और इसको मैंने क्या किया? अपने कस्टमर को बेच दिया। मैंने कहा कस्टमर भैया ये ले लो। कस्टमर मतलब जो होलसेलर है, उसको हम अपने गुड्स बेचेंगे तो क्या करेगा? लेगा और उसके बदले हम पैसे देगा, उसको यहाँ पे बोलेगा इनकम अर्न किया है। ठीक है, इफ देयर एनी रिटर्न, अगर मान लो कोई जो हम लोगों ने सेल किया है गुड्स,
उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो वो रिटर्न तो करेगा हमें। तो वही बोल रहा है, अगर कोई रिटर्न आता है, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू। कहाँ से डिडक्ट करेंगे, कहाँ से हम माइनस करेंगे, उसको हम डिडक्ट करेंगे अपने सेल वैल्यू में से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, सेल माइनस सेल रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल। ठीक है, सेल माइनस सेल रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम अपने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आते हैं हम अपने, इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस देयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। मतलब यहाँ पे भी वो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक हो तो सिर्फ फिनिश गुड्स वाला ही हो। अब फिनिश गुड्स की आगे मैं और अच्छे से चर्चा करूंगा, फिनिश गुड्स के बारे में मैं आपको और आगे अच्छे से चर्चा करूंगा। पहले तो मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में बता दिया, आगे तमाम फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन और कन्वर्टिज्म स्टॉक इज वैल्यूड एट ए कॉस्ट। स्टॉक जो होता है उसको हम वैल्यूड करेंगे एट कॉस्ट पे, मतलब हम उसको सिर्फ जो स्टॉक है उसको हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। इन दोनों से जो लो होगा, विच एवर जो लोअर, वो हम क्लोजिंग स्टॉक का मानेंगे अगर इसमें ये बताया गया है तो। ठीक है, आगे आते हैं ग्रॉस लॉस के बारे में। क्या बोलता है, व्हेन डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट जो है, डेबिट साइड जो ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर वो बड़ा है क्रेडिट साइड से तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। फटाफट आप इसे लिख लो तो फिर मैं आगे समझाऊं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में और फिनिश गुड्स के बारे में। तो अब हम समझाने वाले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और फिनिश गुड्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर लेता हूँ जिससे कि मुझे बाद में समझाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद हम समझेंगे फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। मान लो ये हमारी एक गोडाउन है या फैक्ट्री, मान लो ये हमारी एक फैक्ट्री है और यहाँ से इतना दूर लगे एक हमारा गोडाउन है। ठीक है, और ये हमारा जो शोरूम है, क्या ये हमारा शोरूम है, ये हमारा क्या है, गोडाउन है। ठीक है, ये हमारा गोडाउन है। ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, गोडाउन है, ये शोरूम है। ठीक, तीन चीजें हैं हमारे पास, हमारे बिजनेस के पास तीन चीजें हैं। बिजनेस कौन सा हमारा, XYZ लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारी फैक्ट्री में क्या है, हम क्या करते हैं, ये एक लाला राम लिमिटेड कंपनी है एक। ठीक है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, यहाँ से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इस कार में रखते हैं। कार के 2 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, इस कार में रखते हैं। ये इसका आगे का पोर्शन है। ठीक है, इस कार में रखते हैं, ड्राइवर बैठा दिया। ठीक, लाला राम से हम मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल लेके आएगा यहाँ से, ये फैक्ट्री हो जाएगा, या इसको फैक्ट्री में रहने दीजिए, फैक्ट्री में डायरेक्ट ले जाएंगे, इसको डायरेक्ट हम गोडाउन में लेके आएंगे। ये पहले गोडाउन में लेके आएगा सारा सामान, क्या करेगा, ये पहले गोडाउन में लेके आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं वो सुनिए, फैक्ट्री से रिलेटेड क्या है, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पहले ये गोडाउन में लेके आएगा, मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं। ठीक है, गोडाउन में लेके आएगा, गोडाउन में आया, यहाँ पे हुए ट्रांसपोर्ट के खर्चे, जिसको हम बोलेंगे फ्रेट।
फ्रेट, ये फ्रेट वाला खर्चा ऐड किया है ट्रेडिंग अकाउंट में, सबको पता है, ठीक है, फ्रेट हो गया, ठीक है। अब इसको अनलोड और लोडिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगा है, मतलब लोड करने के लिए तो इनका लगा है रामलाल का, लेकिन अनलोड करने का तो हमारा लगेगा ना, तो अनलोडिंग के एक्सपेंसेस, अनलोडिंग एक्सपेंसेस जिसको हम वेजेस भी बोलते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या आता है बताओ मुझे, गोडाउन का रेंट दे रहे हैं या फिर फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, रेंट दे दिया, ठीक है, फ्रेट दे दिया, वेजेस दे दिया, हमने रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी करा रखा है, इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पे हम लोग ने दे रखा है, और भी बहुत से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, लाखों करोड़ों एक्सपेंसेस हैं, वो हम नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते कि इतने हजार करोड़ अरब कितने भी एक्सपेंसेस है, हम कोई ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन तरीका क्या है कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ 2-4 एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं हम अपने फिनिश गुड्स के ऊपर। फिनिश गुड्स में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मान लो हम लोगों ने यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेज किया। अब रॉ मटेरियल कैसे होगा, जैसे कि अब ये वाला पेन देख लो, ये मार्कर जो है, यहाँ पे जो ब्लैक कैप है ये अलग होगा, ये वाला जो ब्लैक लगा ये अलग होगा, ये जो व्हाइट कैप में बना हुआ ये अलग होगा, यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये सब अलग होगा, यहाँ पे जो चिपकाया गया हुआ है, यहाँ पे जो पीछे का नोक होता है वो अलग होते हैं, ये जो सर्कल में बनाया गया ये सर्कल में नहीं होगा, ये फ्लैट में होगा, ठीक है। ये सब आपके एकदम फिनिश गुड्स में बने हैं, ये एकदम फिनिश गुड्स में बना हुआ है, बस पैक किया और डिलीवरेबल स्टेटमेंट, जो डिलीवरेबल स्टेटमेंट मतलब होता है जब पैकिंग हो गई है बस डिलीवर करना रह गया है। तो यहाँ पे ऐसे मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया, पहले वो प्रोसेस 1 में जाएगा, प्रोसेस 1 मैंने सिर्फ नाम रखा है, ठीक है, कोई प्रोसेस वर्कर नहीं है, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं चलाता, इसलिए मेरा एक इंटरेस्ट है आप लोगों को पढ़ाने का। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया, क्यों मैं अपना तैयारी करने के पीछे क्यों नहीं पड़ा। मैं भी तो सीएमए कर रहा हूँ, मैं इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहा, मैं आपको पढ़ाने में क्यों लगा हुआ हूँ, क्यों मैं दूसरे आपका अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप पढ़ भी रहे हो और पढ़ा भी रहे हो, कैसे कर लेते हो, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कुछ है, ठीक है। अभी बैक टू वर्क, हम अपने फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो सबसे पहले मटेरियल प्रोसेस 1 में जाएगा, वहाँ पे जो मटेरियल में जो जिस तरह का भी मटेरियल होगा उसकी पहले हम वॉशिंग करेंगे, साफ करेंगे, जो भी गंदगी लगी होगी साफ करेंगे, प्रोसेस 1 में गया। फिर प्रोसेस 2 में आएगा, फिर हम उस मटेरियल को अलग करेंगे, जो खराब होगा जो खराब नहीं होगा, मतलब जो काम का होगा मटेरियल उसको अपने पास रखेंगे, जो काम का नहीं होगा उसको अलग रख देंगे, मतलब उसको दोबारा यूज करेंगे। प्रोसेस 2 से आ गया। प्रोसेस 3 हम इसका करेंगे, अब हम क्या करेंगे प्रोसेस 3 में, इसका हम करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे, मेकिंग करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेकिंग करेंगे, इसको अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे मेकिंग, अब इसको हम बनाएंगे प्रोडक्ट को। उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोसेसिंग 4 में यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा बना है कि नहीं बना है, मतलब यहाँ पे हम अल्टरिंग करेंगे, क्या करेंगे, अल्टरिंग करेंगे, जो प्रोडक्ट अच्छा है वो अच्छा रहने दो, जो नहीं है उसको अल्टर करके निकाल दो बाहर, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेस 5 में आएंगे, अल्टर भी हो गया, सब हो गया, मतलब प्रोडक्ट अब हो गया, ये हो गया हमारा फिनिश गुड्स, क्या हो गया ये हमारा फिनिश गुड्स, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट सब बन चुका है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ पैक करना है और भेज देना है। तो अब यहाँ पे 6 पॉइंट क्या आता है प्रोसेस 6 में कि आप बोलो पैकिंग, पैकिंग करो और डिलीवरी कर दो, डिलीवरी कर दो, ठीक है, डिलीवरी कर दो,
ये है हमारा फिनिश गुड्स का प्रोसेस जो मैंने अभी आपके लिए बनाया है। मतलब ऐसे नहीं होता, और भी प्रोसेस होते हैं। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओगे तो और भी प्रोसेस होते हैं बनाने के, लेकिन बस मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि आप एक समझ सको कि फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते से हमको गुजरना पड़ता है। ठीक है, फटाफट अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे भी आप अगर आपको नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम करने वाले हैं कुछ एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देन वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। हाँ तो गाइस हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके। मेरे पास इंस्टीट्यूट की बुक है, ये देखिए इंस्टीट्यूट की बुक है ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेज नंबर 181, पेज नंबर 181, मेरी बुक में पेज नंबर 181 है, इंस्टीट्यूट की बुक का है, पेज नंबर 181 खोल लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, उसे निकालिए और उस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस प्रेजेंटेड बाय मेसर पी सेन एज ऑन 31 मार्च 2013। मतलब इसका जो बैलेंस जिसकी बिजनेस है, बिजनेस का नाम है मेसर पी सेन। ठीक है, तो मतलब हमें इस नाम से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेसर पी सेन। 31 मार्च 2013 की इसकी ईयर एंडेड होता है। हमको यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है। देखिए, फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। आपने निकाल लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। फॉर्मेट में कुछ चीजें जरूरी है ध्यान देना। जैसे क्या क्या है, जैसे इसमें है एक किसके नाम से अकाउंट बनाना है और कौन सी डेट को ये अकाउंट खत्म हो रहा है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, वरना एग्जामिनर के पास बहुत से जगह है नंबर काटने को। और हम क्या है, बहुत गधे नहीं है, हम बहुत डैश किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत डैश किस्म के बच्चे हैं। अब डैश जो भी है लगा लेना, समझदार हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो लगाना लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम आते हैं वापस कि हम एग्जामिनर को नंबर काटने नहीं देंगे। उसको पता है कि हम भी उसके पढ़े, हम उसमें पढ़े हैं। आप तो CMA अकेडमी से पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मेसर पी सेन। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखो यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ करना इसके लिए, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि ईयर एंडेड ऑन एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। 13 को ही हो रहा है ना, 13 को ही हो रहा है। अब फटाफट एक फॉर्मेट बना लो, अच्छा सा फटाफट फॉर्मेट बना लो। आंसर मत देखना, आंसर देखोगे तो अपने आप को ही धोखा दोगे, मुझे नहीं दोगे। अपने घर वालों को धोखा दोगे, मुझे नहीं दोगे। ठीक है, जिसको आप चाहोगे उसको धोखा दोगे, जो आपका सपने में आता है उसको धोखा दोगे, मुझे नहीं दोगे। ठीक है, इसीलिए आंसर मत देखो, पहले खुद करने की कोशिश करो। अगर ना हो फिर भी एक बार 2 बार ट्राई करो, 2 बार 3 बार ट्राई करो। फिर भी अगर ना हो तो फिर आंसर देख लो कि आपसे गड़बड़ी कहाँ हो रही है। आंसर पे डिपेंड रहोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, अपने परिवार को धोखा दोगे, अपने दोस्तों को धोखा दोगे, इन सबको आप धोखा दोगे। सोचो, अगर आप इतने लोगों को धोखा दोगे तो फिर जीने से कोई फायदा नहीं है। सीरियस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर मत देखो, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार 3 बार पढ़ो। तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो थ्योरी के अलावा कुछ और बोल नहीं सकता क्वेश्चन। मैं लिख के देता हूँ, थ्योरी से आगे अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है तो थ्योरी से ज़्यादा वो कुछ पूछ नहीं सकता। इंस्टीट्यूट के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थ्योरी से ज़्यादा आपसे कुछ पूछ ले। समझ लो ना मेरी बात। तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, उसके सारे प्रिंसिपल याद है। नहीं याद है फिर आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आंसर पता करो उसके। फिर आप उसका अगर आंसर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर तो मेरे से पूछो, या फिर आप जो आपके अच्छे दोस्त है, जो आप ज़्यादा आपसे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे पूछो। वैसे इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, बस वो लोग डेली पढ़ते रहते हैं, तभी वो लोग को याद रहता सब कुछ। इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, आप भी इंटेलिजेंट हैं,
आप मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप क्या है, आप पढ़ते नहीं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कीजिए, तो आप भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। इंटेलिजेंट कैसे, इंसान में इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो कौन सा अलग दवाई खाते हैं, कौन सा ऐसा खाना खाते हैं जो हम नहीं खाते। वो भी तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते होंगे, हम क्या दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाते हैं? हम भी खाते हैं। बस चलिए फटाफट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो 10,000 का है, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, यहाँ पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद परचेज में गिवन है, यहाँ पे बोल रहे हो परचेज 1,60,000 का है, टू परचेज 1,60,000 का। अभी अंदर लिखिए, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ मैं एक बारी। एडजस्टमेंट क्या क्या है, बोल रहे स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2013 का, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? अब बताओ मुझे कि यहाँ पे मार्केट प्राइस लोगे कॉस्ट प्राइस लोगे? अब कुछ लोग बोले मार्केट प्राइस लो सर, मार्केट प्राइस। मैं ये बोलूँगा गधो, मैंने अभी अभी पढ़ाया है कि जो स्टॉक है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, और तुम अभी सारा गुड़ गोबर कर दिए। दो तरीकों से हम इसको पहचान सकते हैं स्टॉक को, एक तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, दूसरा विच एवर इज लोअर, मतलब कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। अभी अभी तो लिखवाया था, और जिन्होंने बोला कॉस्ट प्राइस ले लो, उनके लिए मेरी तालियां। लोगों फोन करके बताओ, मैं उनको आके एक बढ़िया सी छप्पी दूंगा और अपने इंस्टीट्यूट का बढ़िया वाला मेंबर बना दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कहा है कॉस्ट प्राइस है सर, वो मुझे फटाफट फोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 रुपए, अंदर लिखो अभी कितना, 20,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद बोल रहा है जो स्टॉक वैल्यूड है 10,000 का, वो डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। 10,000 का स्टॉक था, वो जल गया आग लगने की वजह से, ठीक है। और कोई वजह थोड़ी थी, आग लगने की वजह से चलेगी, और किस वजह से चलेगी मुझे बता दो जरा, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, 6,000 रुपए क्लेम किया है, 6,000 रुपए उसको दे दिया, 6,000 रुपए, बाकी 4,000 नहीं दिया। इसकी ट्रांजेक्शन हम बाद में करेंगे। एक और बात है यहाँ पे, थर्ड वाले एडजस्टमेंट में देखो, थर्ड वाले एडजस्टमेंट में क्या है कि गुड्स परचेज किया 6,000 रुपए का 29 मार्च को, बट स्टिल ट्रांजिट इन नोट, इसको अंडरलाइन कर लो कि बट स्टिल ट्रांजिट है, मतलब वो अभी रास्ते में है वो गुड्स, मतलब अभी तक उसके गोडाउन या फैक्ट्री में नहीं आया है। आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक, और उसके बुक में ये रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, मतलब वो स्टिल ट्रांजिट में है। तो यहाँ मतलब अगर वो स्टिल ट्रांजिट में, वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो, गुड्स इन ट्रांजिट कितने का, 6,000 रुपए का, यहाँ लिख दो 26,000 रुपये टोटल, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस कर दो परचेज में से, गुड्स इन ट्रांजिट 6,000, ठीक है। अभी और रुको, गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर फॉर ऑन यूज, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे फॉर्मेट में कि गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, मतलब वो ड्राइंग है, तो यहाँ पे माइनस कर दो लेस गुड्स विड्रॉ, कितने का है, 3,000 रुपए का, ठीक है, 3,000 का ही है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे माइनस करके लिख दो, बताओ मुझे यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड 4,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 4,000 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस कितना गिवन है पहले ये मुझे बता दो। ओ एक गलती हो गई, यहाँ पे एक और चीज लिखना था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने ये गलत कर दिया, यहाँ पे एक और लिखो। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न इनवर्ड आएगा, रिटर्न आउटवर्ड आएगा, कमेंट में लिख के बताओ मुझे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। उसका बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 4,000 है, तो यहाँ पे वेजेस कितना गिवन है, 30,000, तो टू वेजेस 30,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है उसको ऐड करते हैं, होपफुली सबको पता होगा।
4000। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब ये है कि जो पिछले साल या पिछले महीने नहीं दिया गया था वेजेस वर्कर को, इसलिए इस साल हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद गिवन है कि फ्रेट हम लोगों ने पे किया एडवांस 1000 रुपये, मतलब हम लोगों ने एडवांस फ्रेट दे दिया, ये लो भैया पकड़ो, अब जब हमारा कोई गुड्स आएगा तो उस टाइम पे इसको सेटलमेंट कर लेना। यहाँ पे लिखो फ्रेट कितने, यहाँ पे फ्रेट देखो बैलेंस में, लीडर वाले बैलेंस में 8000 दिया हुआ है। यहाँ पे लेस कर दो फ्रेट एडवांस 1000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7000 रुपये। ठीक है। और क्या क्या गिवन है, कैरेज इनवर्ट गिवन है। ठीक है। सेल कितने यहाँ पे 3 लाख बाय सेल, 3 लाख का सेल अंदर देखो, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों है। अब सेल इनवर्ड क्या, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि सेल रिटर्न हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लेस कर दो रिटर्न इनवर्ड, कितना है यहाँ पे 16000 रुपये। मुझे करके बताओ यहाँ पे कितना आएगा। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है, लोगों ने बता भी दिया होगा, आउटवर्ड 10,000 रुपये। ठीक है। बताओ मुझे यहाँ पे कितना हुआ। उसके बाद जो और बचे हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड गैस एंड फ्यूल और कैरेज इनवर्ट, ये तीनों अमाउंट बचे हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तीनों एक साथ ही। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ देखो नीचे जगह नहीं है, मुझे यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखना है। रॉयल्टी, गैस और कैरेज इनवर्ट, गैस एंड रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन 6000, 2000 और 10,000। ये हमारा 10,000 का है और गैस हमारा 2000 का है एंड रॉयल्टी हमारा 6000 का है। ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये जानना है कि डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मुझे फटाफट बता दो कि इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर कितना आया है और इसका आंसर कितना आया है। फटाफट बता दो मुझे। मैं निकाल देता हूँ कैलकुलेटर से। 3 लाख माइनस 16,000, यहाँ पे 2,84,000 आना चाहिए। 2,84,000, 2,84,000। यहाँ पे बता दो कितना आएगा। 1,60,000 माइनस 6, 3, 9 और 10, 19,000 माइनस कर दे यहाँ पे 1,41,000। देखो अगर इतना आता है तो मुझे बताओ, अगर इतना आ रहा है आपका आंसर तो मुझे बताइए। आंसर गलत है। हाँ, यहाँ पे गलती है। एक मैंने आपको बताया था, एक एडजस्टमेंट नहीं किया मैंने यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट करना था मुझे। ठीक है। और यहाँ पे ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है इसको यहाँ मुझे ऐड करना है, मैं भूल गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 6,000 जो है ये रहेगा ही रहेगा, और ऐड करना था मुझे यहाँ पे जो डिस्ट्रॉयड हुआ है, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है 10,000 रुपये में, 10,000 का। तो यहाँ कितना हो गया 36,000। ठीक है। और यहाँ पे ये ऐड होगा। मुझे बता दें यहाँ पे कितना आया टोटल। टोटल मैं कैलकुलेट कर दूँगा।
1,60,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 प्लस 6,000, ये आ गया 1,53। ये आ जाएगा हमारा 1,53,000, ये आ गया हमारा 36,000। 10,000 वो है जो स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था। आप देखिए अपने एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में एडजस्टमेंट नंबर 3 या 2 है। इसका क्या है एडजस्टमेंट नंबर, ये 3 या एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पे 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये वाला पॉइंट डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, जो लोअर एंड हायर होगा उसको माइनस कर दो उसमें से। यहाँ पे 2,84,000 है प्लस 36,000, यहाँ आ रहा है 3,20,000। यहाँ पे कितना आ रहा है 3,20,000। यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है 1,53,000 प्लस 10,000 प्लस 34,000 प्लस 7 6,000 और 2,000 और 10,000 मतलब 12,000। यहाँ पहले 2,22,000, यहाँ पहले 3,20,000, मतलब क्रेडिट साइड वाला जो है वो अमाउंट हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, माइनस करो 3,20,000 माइनस 2,20,000, 98,000 के आसपास यहाँ पे आएगा। 98,000 के आसपास यहाँ पे आएगा। आप चेक करके बताओ मुझे कि 98,000 अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। हाँ, 98,000 अमाउंट आ रहा है। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बुक पे दिखा देता हूँ। 98,000 अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। आप पेज नंबर 182 खोल के देख लो। ठीक है, वहाँ पे आपको सब बता देगा। तो चलिए, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन करके बताऊंगा, या फिर न्यू कंसेप्ट न्यू टॉपिक उठाऊंगा, जिससे कि आप आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था एक पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए आए हैं यूट्यूब पे, और प्लीज बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं सकती। थैंक यू सो मच।